हेलो सब्सक्राइबर, कैसे हैं आप सभी का लवली लॉ एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी 6 सेमेस्टर एलएलबी के इंटरप्रिटेशन सेट 2 और सब्जेक्ट कोड है के 6001। तो आज हम इसके अंदर क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर इंटरप्रिटेशन सेट 2 नेचर एंड क्लासिफिकेशन। नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे एड्स क्या होती है इंटरप्रिटेशन के। फोर्थ में हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी रूल्स। फिफ्थ में हम सेकेंडरी रूल्स। सिक्स में जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होते हैं और क्या प्रिजम्पशन होती है। और सातवें में हम करेंगे इंटरप्रिटेशन स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट और फिर की जुडिशियल प्रोनाउंसिएशन और टाइमलाइन। ये सारी चीजें हम आज के अंदर करने वाले हैं। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको क्लीन पीडीएफ चाहिए तो ग्रुप में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 की, इंट्रोडक्शन ऑफ एटीट्यूड। इंट्रोडक्शन ऑफ एटीट्यूड यहाँ पे जो है इंटरप्रिटेशन के साथ लिखा हुआ है। पहले तो ये जान लेते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ एटीट्यूड का मतलब क्या होता है। इंटरप्रिटेशन एटीट्यूड का मतलब होता है कि फंडामेंटल जुडिशियल फंक्शन होता है जिसका काम जो है कि कुछ पता लगाना एक ट्रू सेंस में कि लेजिस्लेचर जो है इस तरीके से जब लॉज आते हैं तो कुछ भाषाएं बड़ी जटिल हो जाती हैं, जिसके कारण उसका आम जो साधारण पर्सन्स हैं, जो आम जन है, उन सभी के लिए मुश्किल होता है समझना। तो इसी काम को आसान बनाने के जो काम करती है वो जुडिशियल करती है और जिस जुडिशियरी जिस राइट्स का यूज करती है उसे जुडिशियल फंक्शन कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि एम्बिगस जो वर्ड होते हैं उनको क्लियर रिजॉल्व करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर बात करें जुडिशियल फंक्शन की तो जुडिशियल फंक्शन में इस तरीके से है कि statute interpretation is a fundamental judicial function aimed at ascertaining is true intention of legislature expressed through judiciary language. Court apply established principle to resolve ambiguous and ensure meaningful implementation. तो कहने का मतलब यहाँ पर है जो लेजिस्लेचर के द्वारा जो लॉज और कानून बनाए जाते हैं उनको सही तरीके से एक आम जन की भाषा में उसको रिजॉल्व करके कानून को आसान बनाना, जो लेजिस्लेचर जो इंटेंशन थी उस लॉज को बनाने के पीछे, वो उस लॉज को ठीक उस तरीके से जुडिशियल माइंड अप्लाई करके उन्हें यूज में लाया जाके। अगर की ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके अंदर इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर रहता है, क्लियरिटी ऑफ इंटेंशन रहती है, जज होता है और रिजॉल्व एज एम्बिगुअस वर्ड, मतलब कि जो भ्रमित करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको रिजॉल्व करना। तो पार्ट 2 की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं। पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट। आप देखो नेचर के अंदर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैट्यूट किस तरीके से है वो हम इस बात कर लेते हैं। पहले तो हमें पता है कि जो रिटन फॉर्म होता है, जो इंटरप्रिटेशन के अंदर हम यूज करते हैं किसी चीज के लिए, वो पहले से लिखी भी होती है। तो लिखित जो रूल्स और स्टैट्यूट्स हैं उन सबको जो है रिटन में होने के बाद ही जो उसका इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। अगर नेचर की बात किया है तो पहले इंटरप्रिटेशन जो स्टैट्यूट है वो रिटन फॉर्म में होता है। स्टैट्यूट्स आर एक्सक्लूसिव रिटन लॉज होता है। दूसरा इसके अंदर है इसका डायनामिक नेचर होता है। डायनामिक नेचर क्यों हो रहा है उसके पीछे रीजन ये है कि समय के साथ जो सोसाइटी है वो चेंज होती रहती है, जिसके कारण लॉज को भी चेंज होना पड़ता है। लॉ चेंज विद सोसाइटी नीड लेजिस्लेचर कैन अमेंड स्टैट्यूट, मतलब कि समय के साथ जो है उसको चेंज करते रहते हैं। तो दूसरा जैसे कि हम यहाँ पे डिस्कस किया कि रिटर्न एंड डायनामिक नेचर, जो उसका नेचर होता है वो रिटर्न और डायनामिक नेचर होता है। दूसरा इसके अंदर हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है इसमें कि किस तरीके से कैटेगराइज वाइज किया गया है। दूसरा कुछ स्टैट्यूट्स होते हैं जो नेचर में और बात कर लेते हैं, तो एक डिसीजन इसके अंदर मैटर करता है। डिसीजन कैसे किस तरीके से मैटर करता है, वो मैटर देगा कि स्टैट्यूट्स होते हैं वो कुछ टेम्परेरी नेचर के भी होते हैं और एक परमानेंट नेचर के होते हैं। परमानेंट नेचर के होते हैं तो एक लॉन्ग लाइफ टाइम तक बिना अमेंडमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे आईपीसी बयान, ये सारे परमानेंट है। टेम्परेरी नेचर कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ समय के होते हैं पर वैलिड होते हैं सारे। जैसा कि आप लिस्ट में दिखाई दे रहा होगा कि मैंने क्लासिफिकेशन की टेबल दे दी है, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि फाइनेंस का जो एक्ट वो टेम्परेरी नेचर
का होता है और जो पब्लिक के लिए होता है और मैंडेटरी होता है फाइनेंस एक्ट वो समय के साथ बदला जा सकता है, इसलिए शॉर्ट टर्म होता है, आईपीसी एक परमानेंट है और हिंदू मैरिज एक्ट परमानेंट है, क्रिमिनल प्रोसीजर कड़क कंसोलिडेटिंग है और ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये रेमेडियल पर्पस का होता है, इंडियन पीनल कोड पीनल मतलब सजा देने के लिए होता है। तो ये सारी की सारी इस तरीके से इनको कैटेगरी वाइज किया गया है ताकि इजीली अंडरस्टैंड किया जा सके, क्योंकि जो इंटरप्रिटेशन है वो एक जुडिशियल सिस्टम का बहुत ही जबरदस्त और फंडामेंटल राइट्स है, जिसके बगैर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि लेजिस्लेचर जो मंशा जो इच्छा जो नीड्स को देख के लॉ बना रहे हैं वो नीड्स फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो चलिए पार्ट 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3 के अंदर हम बात करेंगे एड्स टू इंटरप्रिटेशन। चलिए इंटरनल एड ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो एड्स हैं वो अपना यहाँ पर एआईडीएच का मतलब यहाँ इस तरीके से हुआ कि किस तरह की सुविधा जो है इंटरनली प्रोवाइड की जाती है। तो इसके अंदर पहले तो हम नोट लेंगे शॉर्ट टाइटल, एक शॉर्ट टाइटल होते हैं, नंबर 2 लॉन्ग टाइटल होते हैं, नंबर 3 प्रीएम्बल होते हैं, नंबर 4 मार्जिनल नोट्स होते हैं और नंबर 5 हेडिंग्स होती हैं। तो आज हम इंटरनल एड्स के अंदर हम बात करें इन पांचों के ऊपर। तो शॉर्ट टाइटल्स का मतलब यहाँ पर ये होगा कि एक छोटा सा निकनेम होता है जो आइडेंटिफाई करता है उस। तो हमने यहाँ पे जाना कि शॉर्ट टाइटल हो गया निक नेम और आइडेंटिफिकेशन, मतलब कि जैसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को हम शॉर्ट में अगर हम लिखें तो बीएनएस 2023 लिखा जा सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर नंबर टॉपिक हम बात करें लॉन्ग टाइटल की, तो लॉन्ग टाइटल जो हमें बताता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट, मतलब उस एक्ट का उद्देश्य क्या है। फॉर एग्जांपल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो बताता है महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान मिलने वाली रिलीफ्स के बारे में। ठीक है, ये इस तरीके की चीजें होती हैं। तीसरा इसके अंदर हम बात करते हैं प्रेम्बल। इसका पर्पस होता है कि मेन पर्पस कि स्टेट का क्या पर्पस है, इसके पीछे कंसीडर की ऑफ लेजिस्लेटर की जो इंटेंशन है उसको क्लियर करना, इररिलेवेंट चीजों को क्लियर करना, सही तरीके से बताना और उसको अगर अमेंड की जरूरत है उसे अमेंड करना। अब मार्जिनल नोट्स होते हैं, एक छोटी सी हेडिंग्स होते हैं, समरी होती है जो कि साइड में की जाती है। और अगर हम हेडिंग की बात करें यहाँ पर, हेडिंग जो है वो ये बताती है कि जो एम्बिगुअस होते हैं ना बातें, जो एक्ट की जो हेडिंग बड़ी होती है उस हेडिंग से क्लियर हो जाता है कि बेसिकली जो टॉपिक है, जो एक्ट है वो क्या कहना चाहता है। इसलिए जो हेडिंग होगी वो प्रैम्बल से थोड़ी मिलती-जुलती जरूर होती है, लेकिन वो एज इंटरनल एड का पार्ट होती है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल एड के ऊपर कि एक्सटर्नल एड्स होते हैं ये आउटसाइड ऑफ स्टैट्यूटरी कानून के बाहर होते हैं, लेकिन ये सेम जो काम करते हैं एज इंटरनल एड्स के रूप में भी काम करते हैं। तो हम बात करेंगे इस तरीके से। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल एड की बात करें तो एक्सटर्नल एड के टॉपिक में डिस्कस करें हैं। इसके अंदर हमने जो डिवाइड किया है वो इस तरीके से है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल सोर्सेज, दूसरा लीगल प्रेसिडेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल सोर्सेज पे बात कर लेते हैं। इसके अंदर डिक्शनरी आती है, पार्लियामेंट हिस्ट्री होती है, लीगल प्रेसिडेंट्स के अंदर बात करें तो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं और अदर एड्स होते हैं। डिक्शनरी के अंदर जो सामान्य वर्ड जैसे हम नॉर्मल यूज डिक्शनरी यूज करते हैं उसका यूज करते हैं, कोर्ट्स इनका यूज करती है और एक्सरसाइज करते हैं। बट वो याद ये यहाँ पर इस चीजों का ध्यान रखती है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में केस है उस कॉन्टेक्स्ट में वो मीनिंग भी सेम होनी चाहिए, अदरवाइज वो अपने जो एसेंस है मैटर का उस पर फोकस करती है। दूसरा पार्लियामेंट हिस्ट्री बात करती है, पार्लियामेंट हिस्ट्री वो चेक करती है कि अगर जो इंटरनल एड अगर इस काम को करने में या किसी के मैटर को डिसाइड करने में सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है, तो वो कोर्ट जो है वो एक्शनल सोर्स का की हेल्प लेती है और वो लेती है पार्लियामेंट हिस्ट्री की, वो फिर इसमें चेक करती है पार्लियामेंट जो है किस बेस पर उसने इस एक्ट को एक्ट किया और क्या इस एक्ट के बनने के पीछे क्या उद्देश्य था, उस पर बात करती है। अगर लीगल प्रेसिडेंट की बात करें तो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं, जिसके अंदर कोर्ट जो पास में जो डिसीजन दिए गए हैं उसके बिहाफ पे इसको डिस्कस करती है। और अगर फॉरेन जजमेंट की बात की जाए तो अदर एक्सटर्नल एड्स हैं, अदर एड्स हैं जिसका फॉरेन जजमेंट्स हो गए, टेक्स्ट
बुक्स हो गई, कमर्शियल कोई प्रैक्टिसेस हो गई, लेजिस्लेटिव हिस्ट्री हो गई। तो ये सारे सारे जो है एक्सटर्नल एड के पार्ट हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर। पार्ट 4 के अंदर बात हो रही है फंडामेंटल इंटरप्रेटेटिव रूल्स की। तो इंटरप्रेटेटिव रूल्स जो डिवाइड किए गए हैं वो डिवाइड किया गया है लिटरल रूल में, गोल्डन रूल में, उसके बाद है मिशीफ रूल और हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन रूल के ऊपर। और अगर हम बात करें लिटरल रूल की, तो लिटरल रूल को सामान्य शब्द में कहते हैं शाब्दिक नियम। उसका अर्थ ये होता है कि शब्द स्पष्ट हो और एक अर्थ होने वाले होने चाहिए, इसका डबल मीनिंग ना हो, सिंगल मीनिंग में बात होनी चाहिए। इसका फायदा हमारे ये मिलता है कि विधायिका ने जो कानून बनाए हैं उनके पीछे की मंशा पता चल जाती है और फटाफट मतलब त्वरित जल्दी फास्ट निर्णय लिया जाता है और इनसे जो है सारे काम आगे बढ़ते हैं। अगर गोल्डन रूल की बात किया जाए तो उसे स्वर्ण नियम भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो लिटल रूल के अंदर जो कुछ कमियां रह जाती हैं वो इसके अंदर दूर की जाती है। फिर आता है मिसचिफ रूल, जिसको दोष निवारण नियम कहते हैं, और इसके अंदर जो है कोर्ट लेजिस्लेचर की मंशा को समझने के बाद उसके अंदर जो कोई कमी होती है, पेशी होती है, उसको अमेंड करके दोबारा से कोर्ट है लेजिस्लेचर भेजती है और उसको जब रिजोल्व हो जाती है सारी की सारी कमियां, तो फिर उसको यूज में लाती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो एक केस था स्मिथ वर्सेस ह्यूगिस का केस था। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मैगजीम के ऊपर। मैगजीम के अंदर इसके अंदर आपने देखा कि इशूडम्स जनरल, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि समान प्रकार के शब्द, समान प्रकार के का मतलब जैसे कि हम कार की बात की तो ट्रक भी आएंगे, अन्य वाहन भी आएंगे और अन्य वाहन जो कि सामान चढ़ने के हो, ये होते हैं इशूडम्स जनरिक। इसके बाद आते हैं नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे एक्सप्रेसो यूनिस एक्सक्लूसिव अल्टीरियर। इसका मतलब होता है कि एक बात स्पष्ट कह दी गई है तो उसके अलावा उसके कोई और चीज ऐड नहीं की जाएगी। अर्थात अगर हमने बस और ट्रक की बात की है तो इसके अंदर हम कार की बात को बिल्कुल नहीं करेंगे। अब बात करें तो थर्ड के ऊपर, तो यूट रेस मैगिस वैलिड फार्म प्रीसेट। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि कानून का अधिक अर्थ देना बेहतर होगा बजाय उसको निरस्त करने के, उसे क्लोज करने के। फिर हम फोर्थ टॉपिक के ऊपर बात करते हैं क्यूरियस सॉल्यूशन। इसका अर्थ यहाँ है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो शब्द ऑलरेडी साथ में एक सेंटेंस को पूरा करते हैं, उससे जुड़े होते हैं, उससे जोड़कर उसकी जो है शब्दों की व्याख्या की जाती है। अगर हम फिर बात करें तो फिर मैगजीन के ऊपर रिटेंडो सिंगुलर सिंगलेस, प्रत्येक शब्द के उससे संबंधित जो विषय है उस अनुसार से समझना चाहिए। पार्ट 6 में हम बात करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का यहाँ पे मतलब ये होगा कि जुडिशरी इज एक्टिव रोल टू प्रोटेक्टिंग द सिटीजन की रक्षा करता है, साथ ही उनके राइट्स के साथ अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन की भी रक्षा करती है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कुछ मेथड इंक्लूड होते हैं जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, पब्लिक लिटिगेशन जिसे पीआई के रूप में जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन और सुपरविजन पावर्स। ऐसे होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि जो है संविधान की अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी रक्षा करना, चेक एंड एक्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज पे चेक एंड बैलेंस लगाना, प्रमोट करना जस्टिस को। तो ये सारे सारे फीचर इसके हैं। कभी कभी इसका क्रिटिसिज्म भी होता है जिसके अंदर कहा जाता है कि पोटेंशियली जुडिशियल ओवररीच, जो मतलब अपनी क्षमताओं के बाहर जाके कार्य कर रहे हैं। तो लैंड में अगर जजमेंट की बात करें जाए तो एक विशावर्ष राजस्थान का केस था जो सेक्सुअल हरेसमेंट के ऊपर था, जिसके अंदर गाइड किया गाइडेंस दी गई थी किस तरीके से अगेंस्ट जो हरेसमेंट को रोका जा सकता है। फिर आया इसके अंदर केशवानंदा भारती के साथ आया जो कि बात करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन के ऊपर बात करता है। फिर तीसरा जो लैंड जजमेंट केस है वो है हुसैनारा वर्सेस खातून, जो कि बताता है कि राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल किस तरीके से अपने राइट्स के लिए आप अपने राइट्स के लिए स्पीडी ट्रायल, राइट टू स्पीडी ट्रायल का यूज कर सकते हैं। तो आप सभी इस चीज को जानते होंगे कि लैंडमार्क केस है। साथ ही अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड टेरिटोरियल प्रिजम्पशन। अब बात करेंगे प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड टेरिटोरियल प्रिजम्पशन। इसके अंदर क्या होगा कि प्रिजम्पशन की वैलिडिटी, टेरिटोरियल ऑपरेशन, जुडिक्शन और अगेंस्ट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी का मतलब यहाँ पर ये हुआ जब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनली कोई प्रिजम्पशन जो है तब तक नहीं होगी जब तक कि वो पूरी तरीके से निरस्त नहीं की जाती। फिर टेरिटोरियल जुडिक्शन, उसकी ये टेरिटोरियल जुडिक्शन मतलब होता है क्षेत्र निर्धारित होता है, टेरिटरी बाउंड्री निर्धारित होता है, उसके अंदर ही जो कानून लागू होता है किसी कंट्री का। फिर बात करेंगे जुडिक्शन। जुडिक्शन का मतलब ये होता है कि कोर्ट
अपना एक जुरिडिक्शन होता है, कार्य क्षेत्र होता है, उसके अंदर में लॉ के लिए जो है कोर्ट अपने ऑर्डर दे सकती है, उसके बाहर के ऑर्डर वो किसी तरीके का ऑर्डर नहीं दे सकती है। अगेंस्ट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कोई इंटरनेशनल लॉ वायलेशन होता है और वो अगर स्पष्ट है तो उसके लिए कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है इसका काम कर सकती है। फिर हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, बात करेंगे ऑपरेशन, तो इसके अंदर क्या होगा, प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होते हैं और रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज किए जाते हैं। अब हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 7, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेसिफिक स्टैट्यूट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इस पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उसको ले सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेसिफिक स्टैट्यूट को जो है दो भागों में कहा हुआ है हमें, एक पीनल स्टैट्यूट और रेमेडियल स्टैट्यूट, और दूसरा है टैक्सेसिंग स्टैट्यूट और वेलफेयर लेजिस्लेशन। टैक्सेसिंग स्टैट्यूट एंड वेलफेयर लेजिस्लेशन, तो पीनल स्टैट्यूट और रेमेडियल स्टैट्यूट से नाम से पता चल रहा है, एक है जो कि पेनल्टी या पेनलाइज के ऊपर बात करता है, दूसरा जो है रेमेडियल मतलब कि रेमेडीज के ऊपर बात करता है। एग्जांपल के लिए बात करें तो पीनल स्टैट्यूट के अंदर गया कि आईपीसी हो गया, आर्म्स एक्ट हो गए, और रेमेडियल स्टैट्यूट के अंदर बात करें तो इंटरनेट बेनिफिट एक्ट हो गए, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट हो गए, और टैक्सेस स्टैट्यूट और वेलफेयर लेजिस्लेशन की बात करें तो वेलफेयर लेजिस्लेशन के अंदर हो गया लॉ ऑन हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, और टैक्सेसिंग स्टैट्यूट की बात की जाए तो इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी लॉज, इनके ऊपर है बात होती है। सब्सक्राइबर, अगर आपको जो वीडियो समझ में आ रही हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन के बटन को दबा के जरूर जाना। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम आईडी है, आप वहां पर जाकर सवाल पूछ सकते हैं। आप ग्रुप के अंदर मैसेज छोड़ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको इजीली उसके क्वेश्चन का जो एज सुन एज पॉसिबल हो तो मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए अब पार्ट 8 की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका है की जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट एंड टाइमलाइंस। चलिए इसके अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे इसके कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के जुडिशियल फीचर्स हैं, उसका किस तरीके रोल महत्वपूर्ण है हमारे जो लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट रूल पे बात करेंगे और बात करेंगे केस एग्जांपल के ऊपर। तो एक केस था आर नायक वर्सेस एआर ज्वेलरी, 1984 का केस था, जो कि अनक्लियर एम्बिगुअस स्टैट्यूटरी लैंग्वेज, मतलब कि जो कानून की लैंग्वेज थी वो क्लियर नहीं थी, उसके लिए जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आया था ताकि उसका इंटरप्रिटेशन अच्छे से किया जा सके। एक और केस था अश्विनी कुमार वर्सेस अरविंद बोस का। इसके अंदर क्या हुआ कि स्टैट्यूटरी टाइटल 8 से इंटरप्रिटेशन, जैसा हमने पढ़ा था ना कि इंटरनल एड्स के अंदर कि शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, तो उसी से रिलेटेड था कि अपना, चलिए उसी से रिलेटेड था कि अगर किसी प्रोविजन के अंदर क्लियर कट शब्द में लिखा है तो उसे ओवरराइड नहीं किया जा सकता। फिर अगला एक केस था केदारनाथ वर्सेस वेस्ट बंगाल, जहां बताया कि प्रेमल एंड टाइटल सपोर्ट द डिस्क्रिप्शन विद द स्टैट्यूट इज एम्बिगुअस, अगर एम्बिगुअस है तो उसको क्लियर किया जाएगा, अदरवाइज वो ओके माना जाएगा। फिर एक केस हमने देख लिया, ऐसे ही केस थे मोतीपुर जमींदारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसने रिजेक्ट द डिक्शनरी मीनिंग को रिजेक्ट किया था। ठीक इसी तरीके से एक केस था आईसीआईसी बैंक से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2005 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन को बाइंडिंग किया था कि रीड, फिर जी के इंडस्ट्री लिमिटेड आईटो 2011 और मिशन का यूनियन मैगजीन इन टैक्स लॉज इंटरप्रिटेशन का केस था। तो ऐसे सारे कैसे कई सारे केसेस हैं तो कि कोर्ट ने रिजॉल्व किए, अपनी अपनी मैगजीन दी जिससे ये कॉज को इजीली रिजॉल्व किया जा सके। ये चलिए करीब हमने देखा कि हमने इंटरप्रिटेशन जो है 9 पार्ट तक करीब पूरे कर ली है। अब आखिरी पार्ट की ओर है, इसके अंदर कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन के अंदर ओवरऑल सारा इंटरप्रिटेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, जिससे कि चैप्टर पूरा हो जाएगा। इसके बाद का पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 आप देख लेना, पार्ट 2 काफी रिलेवेंट है, वो मैं बहुत जल्द देने वाला हूँ इसके लिए। और दूसरी बात कि अगर आपको सारे के पॉइंट्स आप यहाँ से नोट करने हैं नोट लेना, अदरवाइज अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आपको पता है क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जा ले सकते हैं। अगर नोट्स चाहिए आपको तो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट इस टॉपिक को क्लोज कर देते हैं। अब हम एक ओवरऑल सारा से एक समझ लेते हैं कि स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन का क्या मतलब है, कि बैलेंसिंग, लेटर मीनिंग, पर्पस को क्लियर करना, कंटेक्स्ट में देना,
जो अनएम्बिगुअस वर्ड्स है उनको रिजॉल्व करना। इंटरनल एट हमने बात करी, एक्सटर्नल एट पे बात की। इंटरनल एट के अंदर हो गया जैसे प्रेमवाल हो गया, टाइटल्स हो गए, शॉर्ट टाइटल्स, लॉन्ग टाइटल हो गए। एक्सटर्नल एट के अंदर हो गए हिस्ट्री हो गई, डिक्शनरी हो गई, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री हो गई, टूल हो गए। और इस तरीके से हम बात करते हैं इसमें जुडिशियल प्रेसिडेंट के ऊपर हमने बात की, स्टीयर्स की किस तरीके से स्टेबिलिटी है, जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या कहते हैं, ओवर रूलिंग है, इंटरनेशनल लॉस है, गोल्डन रूल्स पे हमने बात की, मिस्ची रूल्स हमने बात की हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोड्यूस बात की, जुडिशियल एक्टिविज्म में हमने बात करी कि किस तरह से काम करते हैं, प्रिजम्पशन हमने देखे जिसके अंदर कोर्ट प्रिजम्पशन देखे, वैलिडिटी ऑफ कोर्ट देखी, इंटरनेशनल लॉज ऊपर किस तरह से अप्लाई होते हैं, किस तरीके से एक्सेप्ट होते हैं। और हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्यूट के बारे में बात की हमने इसके अंदर हमने बात की इसके अंदर मिस्टी फ्रूट से डेडिकेटी, जुडिशियल एक्टिविज्म्स, प्रिजम्पशन, वीनेंस स्टैट्यूट, रेमेडी स्टैट्यूट, टैक्सेशन स्टैट्यूट, वेलफेयर लेजिस्लेशन। फिर हमने मैक्सिम पर बात की, यूडमस जेनरिक्स बारी, एक्सपो यूनिवर्सिटी रेस मैक्सी, वैलेट, न्यूक्लियस, सॉलिड, रिडंडो, सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलाइज। इस तरीके के हमने कई सारे टॉपिक्स को हमने इसका डिस्कस किया ताकि आपको इजीली समझ में आए। अगर आपको नहीं समझ में या समझ में ना आया हो तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं, नोट्स आप यहाँ से बना सकते हैं। चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी दोस्तों तक शेयर करें ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड और वीडियो लाता रहूं और आपको इजीली एग्जाम प्रिपरेशन में मदद मिल सके। और अगर आपको नोट चाहिए हो तो पता है क्या करना है। दूसरा, ये प्रमोशनल कंटेंट तो मेरा चलता ही रहेगा, मन लगा कर पढ़ते रहिए और जो भी अगर कोई समस्या हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप अंत तक लास्ट तक वीडियो तक गए हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने भविष्य के प्रति, अपने करियर के प्रति काफ़ी सजग हैं और कॉन्शियस हैं और मोटिवेट हैं कि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, मन लगा के काम कीजिए और फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।